हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे चैनल पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर चैलेंजेस टू मैन द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया जिसके अंदर हमने चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन पढ़ा, एंड अब ये सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर्थ जनरल इलेक्शन, जिसके अंदर हम कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे लाइक नॉन कांग्रेसिज्म, कोलिशन एंड डिफेक्शन। सो फोर्थ जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करें, सो ये इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इस दौरान हमें कांग्रेस का जो डोमिनेंस है इंडिया के पॉलिटिक्स में वो कम होता नजर आएगा। पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें, सो जल्दी जल्दी इंडिया के दो प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो गई थी 2-3 साल के अंदर ही। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। सो देयर वाज अ क्विक पॉलिटिकल सक्सेशन इन इंडिया एट दैट टाइम, एंड जो इस टाइम की न्यू प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके अंडर कांग्रेस जो ये इलेक्शन लड़ने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी, बहुत ही ज़्यादा नॉविस थी, इनएक्सपर्ट थी, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सो लेट अस सी कि आगे इस इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहता है। टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस इलेक्शन, सो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी कि इस दौरान जो है ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे कि देयर वाज फेलियर ऑफ मॉनसून, ड्रॉट आ रखे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रखी थी, फूड शॉर्टेज थी, फॉरेन एक्सचेंजेस जो थे वो भी कम हो चुके थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो चुकी थी, एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था। क्योंकि इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर वो पिछले 4-5 साल के अंदर ही होके हटे थे, जिसकी वजह से प्लानिंग में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करे थे उनको भी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। इस दौरान इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी 1967 के दौरान, वो क्या डिसाइड करती है दैट दे विल डिवैल्यूएट द इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी की वो वैल्यू जो है वो कम कर देंगी। जिससे क्या होगा, और ये किस लिए हो रहा था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर इंडिया पे क्रिएट कर रहे थे। जो पहले हम $1 5 रुपए से कम में भी खरीद सकते थे, अब उस $1 की कीमत बढ़कर 7 रुपए हो गई थी, एंड इसके वजह से इंडिया में प्राइस राइज जो है वो स्टार्ट हो गई थी। बेसिकली डिवैल्यूएशन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट अपने करेंसी को, अपने रुपी को, अपने जो भी उनके यहाँ पे वो करेंसी यूज होती है उसकी वैल्यू को खुद डिलिबरेटली अपने मर्जी से कम कर देती है, ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेटर करने के लिए, उसको डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज कहते हैं, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। तो जैसे प्रेजेंटली अगर हमारा $1 87-88 रुपीज के अराउंड कॉस्ट कर रहा है, अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ा दो वो 90-95 रुपए के अराउंड क्रॉस करने लग जाए, जो कि मोदी जी ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हमारे करेंसी को डिवैल्यूएट करना चाहिए यूएस के साथ या तो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए, तो फिर इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन के जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन थे उसके। इस दौरान जो पीपल है वहां पे वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की खराब हो चुकी थी, वेरियस बंद्स एंड हड़ताल्स वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल थ्रू आउट द कंट्री। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस टाइम के गवर्नमेंट के जो भी इकोनॉमिक कंडीशन या तो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन थे उनको लेकर। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है फॉर इक्वालिटी, जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ग्रुप थे वो भी एग्रेरियन स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। ओवरऑल इंडिया में पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा केओस मच रखा था। प्लस इस दौरान इंडिया के अंदर वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रायट्स भी देखने को मिलते हैं। 1967 का जो इलेक्शंस था उस दौरान इंडिया में एकदम ही बुरे हाल हो रखे थे, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, गवर्नमेंट एंड पीपल हर तरह से जूझ रहे थे। जब ये इलेक्शंस होते हैं तो एक तरफ तो कांग्रेस इंदिरा गांधी के अंडर अपने इलेक्शंस में कंटेस्ट करने वाली है, कांग्रेस की लीडर उस टाइम पे इंदिरा गांधी बन चुकी थी, वो होती फेस फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, एंड इसके ऑपोजिट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इकट्ठे आती हैं। इन द फोर्थ जनरल इलेक्शन इट वाज सीन कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो सोच है, विचारधारा है, वो आपस से मैच नहीं करती, उनकी पॉलिसीज बहुत ही डिफरेंट है, बट स्टिल दे गॉट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स इन सम स्टेट्स, एंड वो किसी ना किसी तरह के इलेक्टोरल एडजस्टमेंट में आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट के अंदर 100 में से 40 सीट कांग्रेस जीती है एंड
20-20 सीट 3 अलग पार्टी जीती है जिनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, तो वो 3 पार्टीज भी आपस में गठबंधन कर ले रही है, इलेक्टोरल एडजस्टमेंट कर दे रही है कि हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, आप हमको ये वाली मिनिस्ट्री दे देना, और हम 3 पार्टीज इकट्ठे मिलकर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। सो 4th जनरल इलेक्शन के अंदर ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे आती है, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाती है, ये जो फिनोमिना था, इसको नाम नॉन कांग्रेसिज्म का दिया। किसने दिया? राम मनोहर लोहिया जी ने नॉन कांग्रेसिज्म का इस फिनोमिना को टर्म दिया। सो उनका मानना यह था कि उस दौरान जो इंदिरा गांधी है वो उतने ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थी, प्लस जो कांग्रेस का जो फैक्शनलिज्म है, फैक्शंस क्या थे, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे, उनकी सोच आपस में सेम नहीं थी। सो ये जो फैक्शनिज्म थी ये हेल्प करेगी कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने में, ये चीज ये अलग अलग लीडर्स का मानना था। सो राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म टर्म फाउंड करा था, एंड ही सेड कि जो कांग्रेस का रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, ऑर्डिनरी पीपल के हित में नहीं है। सो इट इज मोस्ट सूटेड कि कांग्रेस गवर्नमेंट अब हट जाए। अब 4th जनरल इलेक्शन के वर्डिक्ट की बात करते हैं। तो जो 4th जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का, वो 7 होता है, एंड ये इंडिया का लास्ट ऐसा इलेक्शन था जिसमें लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन 7 होते हैं। अभी आपने नया नया टर्म सुना होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बेसिकली इसमें क्या डिमांड करी जा रही है, क्या बात करी जा रही है कि इंडिया के अंदर लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन एक ही टाइम पर हो जाए, क्योंकि अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, इसके वजह से ऑल थ्रू आउट जो 5 ईयर का एक समय मिलता है गवर्नमेंट को आके सेंटर में काम करने का, वो इधर उधर ही अपना दिमाग भटकाती रह जाती है, अच्छे से रिफॉर्म्स नहीं ला पाती, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। कि अगर इस साल बिहार में इलेक्शन है तो अगले साल क्या पता झारखंड या यूपी में इलेक्शन है, जिसके वजह से जो पार्टी है जो सेंटर में पावर में है वो सेंटर के इश्यूज पे ना फोकस करके उस स्टेट के इलेक्शन पे फोकस करने लग जाएगी, एंड उससे जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी। सो 1 नेशन 1 इलेक्शन की दोबारा से डिमांड करी जा रही है। एक कमेटी बनी है जिसको हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद लीड कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर जो भी प्रपोजल्स आएगा वो आपको फॉलो अप करना है। बेसिकली ये जो लास्ट 4th जनरल इलेक्शन, जो 4th जनरल इलेक्शन था वो लास्ट था जिसमें लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुए थे, उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ था। तो अब दोबारा यही चीज डिमांड करी जा रही है इंडिया के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के तरफ से। सो जो 4th जनरल इलेक्शन था 1967 का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के बिना इलेक्शंस में इलेक्शंस को फेस करती है, एंड जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, वो एकदम ही कांग्रेस को हिला देती है, एंड दैट इज वाई जो इस इलेक्शन के रिजल्ट है उसको कई सारे सीफोलॉजिस्ट, कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक टर्म दिया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। सो ये भी आपका एक MCQ बन सकता है। इसके पहले हमने पढ़ा था डेंजरस डेकेड, 1960s को कहा जाता था, एंड 1967 को इलेक्शन को क्या टर्म दिया गया? पॉलिटिकल अर्थक्वेक का टर्म दिया गया। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक इतना ज्यादा डोमिनेंस शो करती थी इलेक्शंस के अंदर, उसकी डोमिनेंस अचानक से कम होते हुए दिख रही है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म कर पाती है 1967 के इलेक्शन में। सो कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी, उसको मेजॉरिटी मिल जाती है लोकसभा में, अपनी गवर्नमेंट तो बना लेती है, बट दैट वाज द लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एवर। कि अगर पहले कांग्रेस को 340, 50, 60 सीट मिल जाते थे, तो अब वो उससे कम हो चुकी थी। एंड इंदिरा गांधी के जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे, जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद 1966 में जब प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो उस टाइम पे जो उनके कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो तक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन हार जाते। सो जस्ट इमेजिन एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाए तो लोग कितने ज्यादा मतलब उस पार्टी से, उस लीडर से निराश चल रहे होंगे उस टाइम पे। सो ये जो पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी के, जो इलेक्शंस में हारते हैं, वो कौन कौन थे? के कामराज जी, भाई जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जिनके वजह से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है 1967 में, वो हार जाते हैं तमिलनाडु में, SK पाटिल हार जाते हैं महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, एंड KB सहाय इन बिहार। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन नेम्स को, इन स्टेट्स को अच्छे से याद करें, जो कि ये क्वेश्चंस आपसे 1 वर्ड MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट पेयर या तो मैच के भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो
वर्डिक्ट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो जो कांग्रेस है दैट लॉस्ट मेजॉरिटी इट लॉस्ट इन 7 स्टेट्स एंड 2 और स्टेट्स के अंदर कांग्रेस डिफेक्शन के वजह से गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। सो ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर उस टाइम पर 28 स्टेट्स थे तो टोटल 9 ऐसे स्टेट्स बन जाते हैं जहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाती है। ये जो मैप आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सो इसके अंदर जो येलो वाला सेक्शन है वो सारे स्टेट्स है जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाती है 1967 के इलेक्शंस में। एंड जो रेड वाले स्टेट है वो वाली जगह है जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। सो इन 7 स्टेट्स कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी। टर्म्स को याद रखिएगा, लॉस्ट मेजॉरिटी यानी जहां पे कांग्रेस को प्रॉपर सीट्स नहीं मिल पाती और इस वजह से वो वहां पे अपनी सरकार नहीं बना पाती है। 2/3 जो सीट्स की ये क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाती है। एंड दूसरा क्या है कि 2 स्टेट्स के अंदर डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाती है। कि बेसिकली अगर 100 में से 67 मिनिस्टर्स कांग्रेस के थे जिनको मेजॉरिटी मिल गई थी, जो अब जीत गए थे, तो उनमें से 2, 4, 5 मिनिस्टर्स जो थे वो क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ देते हैं एंड किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफेक्शन एंड इसके वजह से कांग्रेस की मेजॉरिटी कम हो जाती है। कांग्रेस 2/3 वाला बेंचमार्क फुलफिल नहीं कर पाता तो कांग्रेस वहां पे गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। सो अगर हम इन स्टेट्स की बात करें जहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, सो दे वर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। सो उस टाइम पर वही कई सारे टर्म्स जोक्स भी यूज करते थे कि बंदा दिल्ली से उड़ीसा जा सकता है विदाउट एक ऐसे स्टेट में गए जहां पे कांग्रेस रूल करती है। यू कैन सी द रेड सेक्शन ऑन द मैप कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा एक कंटिन्यूअसली एक बेल्ट जा रहा है जहां पे कांग्रेस हार गई थी 1967 के इलेक्शंस में। ठीक है, अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक स्टेट मद्रास के बारे में, इसी 4th जनरल इलेक्शन में जहां पे एक बहुत यूनिक चीज हुई थी। सो बेसिकली होता क्या है कि मद्रास यानी प्रेजेंट डे तमिलनाडु में वहां पे एक रीजनल पार्टी, नॉट अ नेशनल पार्टी, एक रीजनल पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है। वो वहां का जो स्टेट इलेक्शंस होती है उसमें जीत जाती है एंड दैट पार्टी वाज द्रविड़ मुनेत्रा कझगम, दैट इज DMK। उसको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है और 2/3 मेजॉरिटी जो चाहिए वो हासिल कर लेती है एंड वो अपनी गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म करती है। किस बेसिस पे वो ये मेजॉरिटी हासिल कर पाती है, उनका मेन मुद्दा क्या था, द एंटी हिंदी एजिटेशन व्हिच वाज लेड बाय द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंटर ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करी है और खुद की गवर्नमेंट बनाई है एक स्टेट के अंदर मेजॉरिटी के बेसिस पे। ठीक है, ये जो पार्टी है इसका नाम क्या था, DMK यानी द्रविड़ मुनेत्रा कझगम। इसके जो फाउंडर है वो हमारे कौन है, CN अन्नादुराई। आपको इमेज में बिल्कुल साइड में दिख रहा होगा, एक जो इमेज है वो इनका इलेक्शन सिंबल और दूसरा जो फोटो आपको एक इंसान की दिख रही है दैट इज CN अन्नादुराई। ही वाज द फाउंडर ऑफ DMK पार्टी, जो बेसिकली हमारी द्रविड़ कझगम पार्टी होती थी जिसको पेरियर ने फॉर्म करा था। ये उसी से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं एंड 1949 में वो ये पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्रा कझगम। जो 9 स्टेट्स की हमने बात करी थी, 9 में से एक स्टेट तो हो गया मद्रास जहां पे एक रीजनल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है एंड जो बाकी स्टेट्स थे वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स अल्टीमेटली बनते हैं एंड अलग अलग नॉन कांग्रेस पार्टीज यहां पे जो है वो पावर में आती है। ठीक है, सो वही जब मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली, एक पॉपुलर सेइंग इस टाइम पर स्टार्ट हो गई थी कि दिल्ली से हावड़ा आप जा सकते हैं बिना किसी ऐसे स्टेट में गए जहां पे कांग्रेस रूल करती है। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये जो पॉपुलर सेइंग थी कि दिल्ली से हावड़ा आप जा सकते हैं विदाउट किसी कांग्रेस रूल स्टेट में गए, ये किस इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्क्राइब करता है? सो द आंसर वुड बी द 1967 इलेक्शंस। अब ये जो टॉपिक जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पर जो आपसे PYQ पूछा गया है एग्जाम में वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स थे, इंदिरा गांधी के जो स्टॉलवर्ट्स थे जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने अपने स्टेट से हार जाते हैं इलेक्शन, उनके बारे में पूछा गया है दैट यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कि ये जो लीडर्स है लिस्ट 1 में वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं जब ये इलेक्शंस होते हैं 1967 के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, A का सेकेंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ एंड D का थर्ड। ऑल राइट,
अब हम पढ़ रहे हैं द फोर्थ जनरल इलेक्शन में जो कोलिशंस बनी थी उनके बारे में। सो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो क्या होती है कि कोलिशन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एंड ये कब बनती है? तब बनती है जब कोई एक सिंगल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजोरिटी ना हासिल कर पाती है ना प्रूव कर पाती है। मतलब बेसिकली अगर कोई इलेक्शंस हुए हैं एंड उसके अंदर अगर 5 पार्टीज ने कॉन्टेस्ट करा है एंड टोटल 100 सीट्स थे, उस 100 में से अगर 2/3 मेजोरिटी के लिए हमें 66 या 67 सीट्स चाहिए और किसी भी पार्टी को 67 सीट्स नहीं मिली है, किसी एक पार्टी को 30 मिली है एंड बाकी 70 किसी और में है, तो ये जो बाकी 70 वाले लोग हैं अगर वो इकट्ठे आके डिसाइड करते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि ये 30 सीट्स वाली पार्टी गवर्नमेंट ना बनाए, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बना रही है। या तो वो 30 जो सीट्स वाली गवर्नमेंट है वो अपने साथ बाकी 2-4 पार्टीज को और जोड़ लेती है जिससे उसका 67 वाला क्राइटेरिया 66 वाला क्राइटेरिया चलो फुलफिल होता है 2/3 मेजोरिटी, तो वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो 1967 के अंदर हमने टर्म सुना था नॉन कांग्रेसिज्म, उसी से रिलेट करता हमारा कोलिशन कि बेसिकली 1967 के दौरान जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, जो 9 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस को मेजोरिटी वगैरह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है वो कैसे बनती है कि अलग अलग पार्टीज वो बोलती है कि हम सीट शेयर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो शेयर कर लेंगे, आपके पार्टी के मेंबर को अच्छा मिनिस्ट्री दे देंगे, आप हमें अपने सीट्स दे दीजिए ताकि हम अपनी गवर्नमेंट बना सके उस स्टेट में। तो ये जो फिनोमिना था ये कोलिशन की थी। तो क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी स्टेट्स में, इसलिए अलग अलग पार्टीज ने आके जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाई थी, यानी संयुक्त विधायक दल बनाए थे ताकि वो उस स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बना सके। संयुक्त यानी मिलजुल कर विधायकों ने, जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने एक दल बनाया था एंड इसीलिए इन गवर्नमेंट्स को एसवीडी गवर्नमेंट्स भी कहा जाता था, यानी संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स के अलग अलग एमएलएज अपनी सीट शेयर करके एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बना रहे ताकि कांग्रेस पावर में ना आए। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि ये जितने भी हमारे जो एसवीडी गवर्नमेंट्स है ना, आइडियोलॉजिकली बहुत ही इनकॉन्ग्रुएंट थे, इनके खुद के आपस में सोच मैच नहीं करते थे। इनका सिर्फ एक मकसद था, एक मुद्दा था कि कांग्रेस पावर में नहीं है, तो इसलिए अपने से बिल्कुल डाइवर्जिंग सोच रखने वाले पार्टी के साथ भी सीट शेयर करने को रेडी थे। जैसे कि बिहार के अंदर जो एसवीडी गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर 2 सोशलिस्ट पार्टीज थे, एसएसपी एंड पीएसपी, एंड उसके साथ जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी है एंड जनसंघ जो है वो भी है। सो लेफ्ट्स एंड राइट्स मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं बिहार के अंदर, जो आपस में पूरे साल लड़ेंगे, वो बस कांग्रेस पावर में ना आए इसलिए वो मिलजुल कर एक गवर्नमेंट बना रहे हैं। इस तरह पंजाब के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनी थी वो भी ऐसी मिली जुली एक खिचड़ी जैसी गवर्नमेंट बनी थी कि जिनकी सोच आपस में नहीं मिलती है, जिन्होंने इलेक्शन आपस में एक दूसरे से लड़ के करा है, वो इकट्ठी गवर्नमेंट बना ले रही है। जैसे कि पंजाब के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो बनी थी, जो वहां की एसवीडी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर 2 राइवल अकाली पार्टीज थी, द संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप। दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज थी, सीपीआई एंड सीपीआईएम। एसएसपी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी एंड भारतीय जनसंघ थी। सो इतनी सारी पार्टीज ने इकट्ठे मिलकर पंजाब के अंदर 1967 में गवर्नमेंट बनाई थी। Now we are studying about defections in post 1967 election. So defection means कि एक elected representative उसको जिस पार्टी पे जीत मिली है, जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ा था, उस पार्टी को छोड़कर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। सो ये जो डिफेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी 2 स्टेट्स के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना बन जाता है इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1960s एंड अल्टीमेटली एक आगे अमेंडमेंट आता है जिसके तहत डिफेक्शन को ही बैन कर दिया जाता है एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग से स्केड्यूल भी ऐड करा जाता है जिसके अंदर डिफेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी बंदे को के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। सो डिफेक्शन की वजह से 1967 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, कई सारी जगह गवर्नमेंट बनी थी, टूटी थी। जो ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करी थी 3 स्टेट्स में मेजरली, हरियाणा, एमपी एंड यूपी, की
कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए एंड उसके बाद से उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उनको अपना सपोर्ट दे दिया। तो उस टाइम पर चूंकि डिफेक्शन का अगेंस्ट लॉ नहीं था, तो फॉर एग्जांपल कि अगर बीजेपी के 10 एमएलएज चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के अंदर, एंड कांग्रेस उनका ये मानना था कि भाई हम तो इलेक्शन जीत चुके हैं, बंदों ने हमें वोट करा, हमारे पार्टी को थोड़ी वोट करा है, सो चाहे हम बीजेपी में रहे चाहे हम कांग्रेस के अंदर रहे, वो 10 सीट्स तो हमारी हैं, जो कि इंसान ने हमारे नाम को देखकर वोट करा है। तो वो अपने पार्टी को छोड़ देते थे जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अगले पार्टी को ज्वाइन करा। समझ लीजिए अगर 40 और 60 का रेशो था कि 40 कांग्रेस के थे, 60 बीजेपी के थे, तो वहां से 10 बंदे इधर आ गए, 10 बंदे उधर चल गए, जिसकी वजह से पूरा हेरफेर हो जाता था एंड गवर्नमेंट बन जाती थी उस स्टेट के अंदर। सो ये जो पीरियड था इसके अंदर कांस्टेंट रीअलाइनमेंट देखने को मिलता है एंड इस दौरान एक बहुत ही पॉपुलर टर्म, एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग यूज होती है डिफेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, आया राम एंड गया राम, दैट सिंबलाइज्ड फ्रीक्वेंट पार्टी स्विचिंग बाय लेजिस्लेचर्स। सो ये जो आया राम एंड गया राम है, इसकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल वोकैबुलरी के अंदर जब लेजिस्लेचर्स फ्रीक्वेंटली अपने पार्टी को चेंज करते हैं, उसके लिए टर्म यूज करा गया था आया राम गया राम, विच लिटरली मीन्स राम केम राम वेंट। एंड ये जो टर्म है ये किसके वजह से यूज करा गया था, तो कौन पर्सन इससे एसोसिएटेड है, सो गयालाल, जिनकी फोटो आपको दिख रही है इस साइड में पीपीटी के। सो गयालाल के जो एक्शंस हैं, जो कि हरियाणा के एक एमएलए थे 1967 इलेक्शन में, इनकी हरकतों की वजह से आया राम गया राम टर्म जो है वो पॉपुलराइज होता है। बेसिकली गया राम करते क्या है कि जब वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट के अंदर स्विच मारते हैं एंड फिर थोड़ी ही दिन में वो दोबारा यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस के अंदर दोबारा स्विच मार लेते हैं, जिसके वजह से ये टर्म जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं कि आया राम गया राम। बेसिकली गयालाल चेंज हिज पार्टी एफिलिएशन 3 times in a fortnight from Congress to United Front, then back to Congress and then within 9 hours to United Front again। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो राव बीरेंद्र सिंह है उन्होंने बोला था जब कांग्रेस से में गयालाल वापस आ गए थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला था कि गया राम वॉज नाउ आया राम, एंड यहां से ये जो हमारा आया राम गया राम वाला वोकैबुलरी है वो स्टार्ट हो जाता है। किसने ये टर्म कॉइन करा था, इट वाज राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, अब इस डिफेक्शन को खत्म करने के लिए कि ये जो फ्रीक्वेंटली पॉलिटिशियंस अपने सीट्स को चेंज कर ले रहे थे, किस लिए चेंज कर रहे थे, ऑफ कोर्स पैसों के लिए कि भाई बीजेपी में अगर वो इंसान है तो मैंने बोला कि तू अपनी बीजेपी पार्टी छोड़ दो, हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लो, तुम्हें हम 10 करोड़ देने वाले हैं। तो वो पॉलिटिशियन क्या करते थे उस टाइम पे, अपने पार्टी को छोड़ देते थे एंड अगले पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जिससे इस पार्टी की सीट कम हो जाती थी, अगले पार्टी की सीट ज्यादा हो जाती थी एंड फिर वो वाली पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना लेती थी। तो ये लोगों के साथ धोखा होता था कि क्या पता मैंने गयालाल को वोट करा हो सिर्फ इस बेसिस पे कि वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता है, बट भाई वो तो चला गया यूनाइटेड फ्रंट के अंदर एंड हम यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट नहीं चाहते थे एंड अल्टीमेटली इसके उधर जाने से यूनाइटेड फ्रंट के वोट्स बढ़ गए और यूनाइटेड फ्रंट ने हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बना ली। तो लोगों के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने गयालाल को गयालाल देखकर वोट नहीं करा था, उन्होंने उसकी पार्टी देखकर वोट करा था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1985 में, ये 10th शेड्यूल ऐड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड ये इंश्योर करता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी पार्टी चेंज करते हैं आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, तो उसके इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सो ये जो हमारा 10th शेड्यूल होता है और ये जो 52nd अमेंडमेंट पास होता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकली लॉज मेंशन थे जिसके बेसिस पे आपके इलेक्शन को रद्द किया जा सकता है अगर आप डिफेक्शन में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, यू वॉलंटरली गिव अप योर मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो भी आपका फिर वो जो इलेक्शन है उसको रद्द माना जाएगा। इफ यू वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ देयर पार्टी, कि आप पार्टी के विरुद्ध जाकर हर चीज में अपना डिसीजन लेते हैं, वोट देते हैं, तो भी आपके इलेक्शन को माना नहीं जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जॉइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, कि अगर मैंने अपने यहां से इलेक्शन लड़ा था एंड मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं था, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन आई डिसाइड टू जॉइन सो एंड सो पार्टी, तो मेरे उस इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने मुझे इसलिए वोट करा था क्योंकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं एंड अब मैंने वो क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। अगर उन्हें उसी पार्टी को जिताना होता तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था उसको ना जिता देता।
नेक्स्ट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड। हमें पता है राज्यसभा के अंदर जो है वो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उनको भी क्या करा जाएगा, उनके इलेक्शन को भी रद्द कर दिया जाएगा, बेसिकली उनकी उस सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ द ओरिजिनल पार्टी अग्री टू द मर्जर। इस केस में फिर ये बस वैलिड नहीं है। अब इसी चीज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में 2023 में, ठीक है, एंड स्लॉट 1 में आपसे पूछा गया था 10th जून को। द क्वेश्चन वॉज इन द स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम, गयालाल वॉज एन एमएलए ऑफ विच स्टेट। तो भाई अभी जस्ट आपको बता के हटे कि गयालाल कहाँ के एमएलए थे, हरियाणा के थे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछ के आ सकते हैं इसी टॉपिक पे कि आयाराम गयाराम टर्म किसने फाइंड करा था। सो इट इज राव बीरेंद्र सिंह जिन्होंने ये टर्म फाइंड करा था। गयालाल ने कौन सी पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस छोड़ी थी, ज्वाइन कौन सी करी थी, यूनाइटेड फ्रंट करी थी, कितनी बारी स्विच करा था, 3 बारी स्विच करा था, कितनी बारी में, कितने टाइम में स्विच करा था, फोर्टनाइट यानी 14 दिन में ऑलमोस्ट चेंज करा था। सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑफकोर्स इससे रिलेटेड कोई ना कोई और क्वेश्चन किसी और शिफ्ट में पूछा गया होगा। So this was all about the second lecture। अब हम हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका जो होमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसका आंसर कहाँ पे दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। सो आपके एनसीईआरटी में एक साइड में पैच बन रखा है, छोटा सा बॉक्स है, ऐसा सा आपको वो दिखेगा, इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि which of the following initiative is not typically associated with Indira Gandhi's tenure as Prime Minister? So nationalization of banks, we know Indira Gandhi ने इसको सपोर्ट करा था, 14 नेशनल बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज करा था। एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, हमें पता है इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर जो प्रीवी पर्स था, जो स्पेशल ग्रांट दिया जाता था प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को, उसको खत्म करने का डिसीजन लिया था। न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट कर गया था 1974 में, पोखरान 1 भी कहते हैं। सो ये तीनों तो इंदिरा गांधी से एसोसिएटेड है, बट जो जीएसटी है, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंदिरा गांधी से एसोसिएटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, निर्मला सीतारमन जी ने करा था, मोदी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। सो द फोर्थ ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, इट इज नॉट कंसर्न और रिलेटेड विद इंदिरा गांधी। सो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो गए, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे वो। आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसके बेस पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1967 इलेक्शंस इन इंडिया। ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है आपके सीयूटी एग्जाम में अच्छे खासे क्वांटिटी में पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपके होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। सो आपको बताने हैं कि ये जो ABCDE स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट 1967 के इलेक्शंस को लेकर। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, वेरी इजी। ये तो मैंने 10 बारी आज के लेक्चर में बताया है, तो अगर आपने ध्यान से सुना है, एक बारी आपके कान में पड़ गया होगा तो आपको पक्का याद हो गया होगा कि हु गेव द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को ऑन टॉप रखिए, कीप स्टडीइंग एंड कीप फॉलोइंग CUET मॉक फॉर योर प्रिपरेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द CUET एग्जाम। बाय बाय।